अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 17 नवंबर 2025 है। अपनी आवाम के ऊपर बराह रास्त गोलियां चलाने के इल्ज़ाम में एक वज़ीर आज़म को फांसी की सज़ा सुना दी गई। सज़ाए मौत सुनाने का ये वाक़या पाकिस्तान के लिए सबक आमूज़ कैसे है, इससे मुतालिक हम बात करेंगे और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि आज 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी अदालत ने अपना काम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया। जो मुकदमात उनके सामने ज़ेर समात आए वो कितने अमूमी नोयत के हैं और इनके लिए क्या अलग से कोई अदालत बनाने की ज़रूरत थी, अगर ये ना भी किया जाता तो मामलात किस तरह से चल सकते थे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक इदारा है जिसका ताल्लुक सहाफ़त ही से है, उस इदारे ने इस सहाफ़त की मौजूदा दौर में थोड़ी लाज रखी और वो ये कि जो हो रहा है इस वक्त उसकी डिपिक्शन कम से कम अल्फाज में तस्वीर की सूरत की, उसकी भी तफसील आपके सामने रखूंगी। हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक साबिक वज़ीर आज़म को, जो कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद हैं, उनको सज़ा होने से मुतालिक बांग्लादेश की अदालत है जो कि इंटरनेशनल क्राइम से मुतालिक मामलात को देखती है और ये बांग्लादेश का एक खसूसी ट्रिब्यूनल है। वहाँ पर हसीना वाजिद से मुतालिक जो मुकदमा है, यानी उन्होंने जो गुज़िश्ता साल जब उनकी हुकूमत भी नई नई आई थी, आपको याद होगा कि यके बाद दीगरे मुल्क के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, यानी पिछले साल तकरीबन 50 ममालिक के अंदर आम इंतखाबात हुए थे। पाकिस्तान के इंतखाबात से कुछ रोज़ कबल बांग्लादेश के इलेक्शन हुए थे और बांग्लादेश के इलेक्शंस के बाद ही वहाँ के तलबा ने एक एहतजाज किया और एहतजाज के बाद जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत है उसको घर भेजा। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को घर भेजने के वक्त शेख हसीना वाजिद वहाँ से फ्लाई करके जो है वो भारत आई, उन्होंने पनाह ली, वापस अपने मुल्क नहीं जा सकी। उनके घर, उनके महल, उनके सदारती जो उनका वहाँ पे जो उनका प्रधानमंत्री का जो घर था वहाँ पे कुछ बचा नहीं था। तो बांग्लादेश के अंदर इस इंकलाब के बाद एक सेटअप बनाया गया, वहाँ का निज़ाम बदला, पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ रवाबित काफ़ी बेहतर हुए क्योंकि शेख हसीना वाजिद एक बहुत सख्त मौक़िफ़ रखती थी। लेकिन शेख हसीना वाजिद ने किया क्या था, जब उनके मुल्क में उनके ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मूवमेंट शुरू हुई तो उन्होंने जो अपने मुल्क में मुख्तलिफ जो है वो उस वक्त मुजाहिरीन थे उनके ऊपर बराह रास्त फायरिंग का हुक्म दिया। उनके साथ उस वक्त के जो बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला थे वो ज़ाहिरी बात है कि उनके अहकामात को फॉलो करके ये ऑर्डर कर रहे थे और वज़ीर दाखिला ही के अंडर तमाम फोर्सेस आती हैं। तो हुआ ये कि जब उन्होंने बराह रास्त गोलियां बरसाई, लोगों के दरमियान जो आउटरीच था वो मज़ीद बढ़ा। एक स्टूडेंट की जो वफ़ात है उससे कहानी और इश्ताल इस हद तक बढ़ा कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़कर नंगे पाँव भागना पड़ा और उनको कोई रास्ता मिला नहीं। अब 1 साल तक उनके उस मुकदमे का ट्रायल चला और ये मुकदमा क्या था, अपने शहरियों के ऊपर बराह रास्त गोलियां बरसाने का मुकदमा, अपने मुल्क के मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां बरसाने के इस मुकदमे के पादाश में, इस मुकदमे के नतीजे में बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को आज सज़ा सुनाई और कहा कि हम मजीद किसी शिक पर शेख हसीना वाजिद को सज़ा नहीं देंगे। शी विल बी गिवन अ सेंटेंस ऑन वन सेक्शन, और वो ये कि उनको सज़ाए मौत सुनाई जाती है। शेख हसीना वाजिद ने जो ढाका में उनका ट्रायल चला, उनकी गैर मौजूदगी में चला, ज़ाहिर है वो नहीं थी, एब्सेंशिया में ये ट्रायल चला और इसके अंदर जो बराह रास्त हुकूमत ने पिछले साल एक डेडली क्रैकडाउन किया था, यानी एक खूनी क्रैकडाउन आप कहें कि बराह रास्त अपने जो शहरी हैं उन पर जो है वो बराह रास्त गोलियां बरसाई और TRT की खबर के मुताबिक 1400 लोग जो है बांग्लादेश में मुजाहिरीन जिनको मारा गया, तो उनकी जो है वो उन अपने ही मुल्क के शहरियों को कत्ल करने की पादाश में फिर ये ट्रायल चला। 1400 शहरियों की कातिल हसीना वाजिद को आज उनकी अदम मौजूदगी में बांग्लादेश की अदालत ने सज़ाए मौत सुना दी है। इस तमाम तर वाक़ये में दुनिया भर के लिए सबक है, ख़ास तौर पर उन तमाम मुल्कों में जहाँ ताकत का राज है, जहाँ पर ताकतवर ये समझते हैं कि शायद मुजाहिरीन जो अपने घरों से निकलते हैं, आवाम जो निकल कर आकर अपने हकूक़ का तकाजा करती है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से क्यों ना हो, चाहे वो माजी में आपकी फ़ेवरेट और आज आपकी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपको सबसे ज़्यादा नफ़रत उससे क्यों ना हो, आपको उसको सुनना है। बराह रास्त गोलियाँ चलाएंगे तो फिर चाहे आपका ताकत का राज कितना ही अरसा क्यों ना हो, यानी शेख हसीना वाजिद की हिस्ट्री कहाँ से ट्रेस बैक होती है बांग्लादेश के अंदर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ऐसी सूरत हाल में चाहे आप 40 सालों तक, कई दहाइयों तक ताकत का मंबा क्यों ना रहे हो, एक वक्त आता है जब इंसाफ होता है, एक वक्त आता है जब जुल्म अपनी हद गुजार लेता है और फिर उसके बाद जो इंसाफ है उसका दौर शुरू होता है, क्योंकि कोई भी मुआशरा इंसाफ के बगैर ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता, ख़त्म हो जाता। और फिर जब इंसाफ होता है तो शेख हसीना वाजिद की तरह
سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ ہم نے اس سے قبل بھی ملک میں دیکھا، پرویز مشرف کا معاملہ آیا، پرویز مشرف نے سمجھا پاکستان کے اندر کہ شاید انہوں نے کبھی بھی اس طاقت کے زور کو ختم نہیں کرنا، انہوں نے عدلیہ کو توڑا مروڑا، انہوں نے ہر ایک طرح سے اپنے آپ کو، اپنے ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے وہ لیگلائز کروایا، اپنی مرضی کے لوگ لا کر بٹھائے، عدالتیں فتح کی، ادارے فتح کیے، کئی سال تک 1999 سے لے کے 2007 تک براجمان رہے، انہیں لگا وہ کہیں نہیں جائیں گے، لیکن وہ گئے، ان کو بھی سزائے موت سنائی گئی۔ یہاں تک کہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار سیٹھ نے تو یہ تک لکھا کہ ان کی لاش کو مر جانے کے بعد، یعنی پھانسی کے بعد ان کی لاش کو جو ڈی چوک ہے اسلام آباد کا وہاں لٹکایا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور مستقبل میں کوئی اس طرح سے ملک نہ توڑے۔ لیکن نہ اس سزا پر امپلیمنٹ ہوا، نہ شیخ حسینہ واجد کی سزا پر امپلیمنٹ ہوا۔ لیکن ایک بات جو سب کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ایک وقت آتا ہے جب وقت تبدیل ہوتا ہے، چاہے آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، چاہے آپ ملک کے صدر ہیں، چاہے آپ ملک کی سب سے طاقتور ترین شخصیت ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھیک ہے مذہبی بات ہے لیکن درست بات ہے کہ جب کسی بھی انسانیت کو، کسی کی بھی جان کو لینے سے جو منع کیا ہے نا انسان کو اس کے زور میں موجود ہوتے، تو وہ اس لیے نہیں کیا کہ جو اس سے صرف جو ہے وہ دنیا کا نظام بگڑے گا، بلکہ اس لیے بھی کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کسی کی جان لینا، کب کس کی جان کس وقت رکنی اور نکلنی ہے۔ جب اس اختیار کو زمینی خدا اپنے ہاتھ میں لیتے تو پھر ان کو یہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بہرحال شیخ حسینہ واجد کا انجام ہوا، اب وہ کب تک ان کے اس سزا پر امپلیمنٹیشن ہوگی نہیں ہوگی، کم از کم وہ بنگلہ دیش تو نہیں آ سکیں گی جہاں وہ اس طرح سے رہ رہی تھیں جیسے ان کا خاندان انٹچیبل ہو۔ بنگلہ دیشی عوام کو ان سے یہ مسئلہ تھا کہ جس لیول کی زندگی شیخ حسینہ واجد اور ان کا خاندان جی رہے ہیں، بنگلہ دیشی عوام اس کی ایک رمق بھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے اس کے اندر 2000 سبق ہیں، آپ کامنٹ سیکشن میں خود بتا سکتے ہیں کون کیسے کیا اس وقت کر رہا ہے۔ ملک میں 27ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کو اپنے قبضے میں کیا گیا، ایک سیاسی جو ہے وہ اپنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، طاقت کو ایک جگہ جو ہے وہ جمع رکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ایسی ترمیم لائی گئی جس سے بہت سارے لوگوں کو اس وقت یہ لگتا ہے کہ شاید کبھی بھی کوئی فرار ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن اگین میں نے بتایا کہ ہر جگہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر جو رات ہے اندھیری رات ہے، اس کے بعد سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، سویرا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب وہ اندھیری رات کتنا عرصہ چلے گی اور سورج کس وقت نکلے گا یہ طے کرنا بھی جو ہے وہ قوموں کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ ہماری قوم کا یہ جو لیول ہے، آپٹیمم لیول ہے، وہ کس وقت تک ریچ ہوگا۔ بہرحال جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں، سبق کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں کئی ممالک ہیں، صرف پاکستان نہیں ہے جہاں پر اس قسم کے حالات ہیں کہ وہاں طاقتوروں کو سیکھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ طاقت کا نشہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس میں باقی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہی کے دن میں جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس نے باقاعدہ طور پر اپنا کام شروع کیا اور وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ اپنے ساتھ 2 ججز کو لے کر کے عدالت میں بیٹھے۔ آج انہوں نے صبح حلف بھی لیا، جو جسٹس ارشد شاہ ہیں اور جسٹس روزی خان بریچ ہیں، ان دونوں سے جو ہے وہ حلف لیا چیف جسٹس نے اور پھر ان کو ساتھ اپنی عدالت میں بٹھایا اور 3 رکنی بینچ جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان نے جو کہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس ارشد حسین شاہ کو شامل کیا اور 3 بینچز جو ہے وہ انہوں نے بنائے۔ جو دوسرا بینچ تھا اس میں جسٹس حسن نظر رضوی اور جسٹس کے آغا شامل تھے اور بینچ 3 میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان تھے۔ اب یہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس کا عالم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ نکالی گئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکالنے کے بعد جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی جسٹس سرفراز ڈوگر نے اپنا کمرہ عدالت نمبر 1 ان کو نہیں دیا، بلکہ جسٹس امین الدین خان جسٹس محسن اختر کیانی کے کمرے میں بیٹھ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے اور آپ حد یہ دیکھیے اور آپ عالم یہ دیکھیے، اسٹیٹ آف افیئرز یہ دیکھیے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوسرے نمبر کے جج ہیں، جن کی ٹھیک ہے کہ اس وقت ان کا بلڈنگ کنٹرول پہ یا کسی بھی قسم کے انتظامی معاملے پر کوئی بھی اختیار نہیں ہے، ان کے کمرے میں بیٹھنا جسٹس امین الدین خان صاحب کو ایز اے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت قبول ہے، لیکن ان کو سپریم کورٹ میں جگہ ان کے اپنے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے نہیں دی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ اگر آپ نے کمرہ عدالت نمبر 2, 3, 4 میں ہی
बैठना था तो आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाते, आप तीसरे नंबर पे सीनियरिटी पे जज हैं, आपको वहाँ बिठाया जाता, कमरा अदालत नंबर 3 में लग जाती। वफाकी आईनी अदालत किसने रोका था? वफाकी आईनी अदालत की कॉज लिस्ट भी तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आ रही है, वफाकी आईनी अदालत के तमाम तर मामलात और फैसले भी तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट ही से ऑपरेट होंगे। तो क्या ज़रूरत पड़ी इतनी जल्दबाजी में जो इंतज़ाम किया गया उसमें यहाँ से वहाँ जाने की? और आप हालत ये देखिए कि मैंने जब ट्विटर पे ये पोस्ट की, मैंने कहा क्या कबाहत थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट में ही बैठते, तो नीचे एक बड़ा अच्छा मुझे कमेंट लगा, उन्होंने कहा कि नौकर की तो नखरा की, तो मसला ही कोई नहीं है, बस क्या ही नखरे करें। बहरहाल आज कुछ मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत हुई और उन मुकदमात की तफसील में मैं इसलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि किसी भी मुकदमे में कुछ ऐसा खातिर ख्वाह हुआ नहीं है कि जिसको डिस्कस किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जज साहब जिनका नाम जस्टिस जमाल मंदोखेल है, वो बरहम हुए और उन्होंने जो है वो बरहमी का इजहार किया एक ऐसे मुकदमे के अंदर जो कि सिंपली मंशियात का मुकदमा था। और जस्टिस जमाल मंदोखेल अब खुदा जाने बरहमी किस बात की दिखा रहे हैं, शायद इस बात की दिखा रहे हैं कि उनको ले जाया नहीं गया, उनको नवाजा नहीं गया, लेकिन 2 कश्तियों के सवार को कुछ नहीं मिलता। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मंशियात का केस था और मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो मंशियात की सप्लाई ना रोकने पर सरकारी इदारों पर बरस पड़े और ANF का भी उन्होंने तस्करा किया और कहा कि मंशियात शहरों तक आखिर पहुँचती कैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि बॉर्डर पर मंशियात को क्यों नहीं रोका जाता, बॉर्डर से 1-1 हज़ार किलोमीटर तक मंशियात अंदर कैसे आ जाती हैं, 5-10 किलो का मसला नहीं है, टनों के हिसाब से मंशियात पाकिस्तान में आती हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में मंशियात फैक्ट्रियां बंद की तो पाकिस्तान में शुरू हो गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि बलूचिस्तान के 3 अजला में मंशियात की फसलें काश्त हो रही हैं, सबको मालूम है लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता। ANF का काम किलो मंशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है, छोटी मोटी कार्रवाई तो शहरों में पुलिस भी करती रहती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगते हैं इसको। यानी देखिए क्या कमाल है कि जब आपको मौका ना मिले कि आप मौजूदा किसी ताकतवर का नाम लेकर बरसें तो आप उनका तस्करा करना शुरू कर दें जो गुजर चुके, और आप कहें ये उनका तोहफा है, ये फलां का तोहफा है, उन्हीं ने किया, उन्हीं की वजह से जो है ये हुआ, और फिर आप जो है वो उनका नाम लेकर कहें कि ये तोहफे ज़ियाउल हक के दिए हुए हैं। ज़ियाउल हक को मरे हुए तो सर जी 40 साल हो चुके, तो पिछले क्या 40 सालों से यानी 30 सालों से जो है वो हम लोग इसी इंतज़ार में बैठे रहें कि अब वो कैसे बदलेगा मामला। पिछले 40-45 साल का अब वो धुल नहीं रहा, पूरे का पूरा जो है वो मामला, वो सिस्टम वहीं से चलता आ रहा है। मुल्क के अंदर कई हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं, ताकतवर का मंबा अब कुछ और शख्सियात हैं, उनका भी नाम ले लीजिए, लेकिन पर चलते हैं ना मामलात और तरह को चलते हैं। बहरहाल जस्टिस जमाल मंदोखेल को गुस्सा किस बात का है ये इस मुल्क का शायद बच्चा जानता है, हर एक को मालूम है कि वजह क्या है। लेकिन मेरी नज़र में एक और अहम तरीन ख़बर आज के दिन में ये भी है कि डॉन अखबार, अगर आपका गुजर हो ज़रूर देखिएगा, डॉन ने 2 कार्टून शाये किए 27वीं आईनी तरमीम पर। पहला किया कल, एक चोगा पहने शख्स है और उन्होंने फ़ौजी बूट पहन रखे हैं और हाथ में उनकी जो है वो डंडा है, और उस शख्स की बैक साइड दिखाई गई है डॉन अखबार के कार्टून के अंदर, और उसमें दिखाया ये गया है कि वो शख्स जो है वो हाथ में जो है वो डंडा पकड़े खड़ा है और ऊपर लिखा है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में डेमो अलग और क्रेसी नीचे है, विच जो ये शो करता है, ज़ाहिरी बात है कि जो हिस्टोरिकल किस्म के कार्टून्स होते हैं, एडिटोरियल कार्टून्स होते हैं, उनका मकसद ये होता है दिखाना और बताना कि क्या उसे कहते हैं निज़ाम है वो इस वक्त क्या चल रहा है। तो उन्होंने कल जो है वो हाथ में डंडा पकड़े ये तस्वीर दिखाई, ये आप देख सकते हैं, और आज जो है वो डॉन का एक और कार्टून था जो कि ये है, जिसमें एक चूहा दिखाया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बराह रास्त खाता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये चूहा कौन है? 27वीं तरमीम लिखा गया है चूहे के ऊपर। 27वीं तरमीम किसने की है? ये चूहा क्या किसी मौजूदा चीफ जस्टिस को क्या कहा जा रहा है? क्या ये चूहा जो है वो कोई ताकतवर शख्सियत है? क्या ये चूहा पार्लियामेंट है? क्योंकि पार्लियामेंट तो सुप्रीम है और पार्लियामेंट को तो कुछ कहने और करने की इजाज़त इस मुल्क में है नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट जिस भी तरीके से आई हो, जायज़ हो या नाजायज़ हो, उसको कुछ भी कहना जो है वो इस मुल्क के अंदर अब मज़ीद अलाउ नहीं किया जाता। तो बहरहाल ये जो है वो डॉन का एडिटोरियल कार्टून है जो कि आज के दिन में शाये हुआ। और डॉन इस वक्त में, मैंने आपको अगेन कहा कि डॉन उन चंद जो है वो जो हदें हैं उनको तोड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है जो कि शायद कोई और कर नहीं सका। तो डॉन अखबार के इस एडिटोरियल कार्टून से एक चीज़ जो बिल्कुल वाज़ेह है वो ये कि हकीकतें हैं कुछ और कुछ पाबंदियां हैं,
اور ان حقیقتوں اور پابندیوں کے درمیان میں ایک بیلنس کریٹ کر کے صحافت کی ہے ڈان نے، اور انہوں نے دکھایا کہ ایک کداور چوہا ہے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کھا چکا ہے، لیکن ابھی بھی اس ملک کے اندر کچھ شخصیات جو اپنے سر ریت کے اندر دبائے بیٹھی ہیں اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ نہیں سب کچھ اچھا ہے اور وہ ریجوائس کر رہے ہیں، اور ان کی ریجوائسمنٹ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑی ہے، ختم نہیں ہو رہی۔ بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، مزید جو اپڈیٹس اور خبریں ان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔